Balloon Bells. बारिश का मौसम नजदीक था। वुडपेकर, मिंकू और पिंकू चिड़िया नदी के किनारे बैठे हुए बातें कर रहे थे। मिंकू, इतने दिन हो गए हमको मिलते हुए। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो। कहीं वो मेरी शादी अपनी पसंद के किसी पंछी से न कर दें। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था। अब तुमने कहा है तो मैं तुम्हारे पापा से आज ही हमारी शादी की बात करूँगा। शाम होने पर जब पिंकी अपने पापा के साथ अपने घर पर अकेली थी तो वो बोले, मैं जरा अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। पापा, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? वो कोई आपसे मिलने आने वाला है, आप कहीं मत जाइए। और कुछ देर बाद मिंकू वहाँ आया। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। पापा जी, मैं और पिंकी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ। इस पर पिंकी चुप रही तो उसके पापा समझ गए कि वो सच कह रहा है। ठीक है, तो बताओ कि तुम क्या काम करते हो और कितना कमाते हो? बोलो, चुप क्यों हो गए? जी, फिलहाल मैं कोई काम नहीं करता हूँ। बस अपनी माँ बाप के साथ काली पहाड़ी के नीचे वाले जंगल में रहता हूँ। तो तुम शादी करके मेरी बेटी को कैसे रखोगे? जरा मुझे बताओ। अब मिंकू को अपनी कमी का अंदाजा हुआ और उसके मुंह से कोई जवाब न निकल पाया। एक वुडपेकर को केवल लकड़ी में छेद करना आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं। और उस काम को करके कभी भी पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसलिए तुम मेरी बेटी से शादी करने के ख्वाब देखना बंद कर दो। ये सुनकर मिंकू और पिंकू दोनों ही उदास हो गए। वो वहाँ से चल दिया और नदी के किनारे बने एक पेड़ पर बैठकर रोने लगा। पापा ने सच कहा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। भगवान ने आखिर मुझे एक वुडपेकर ही क्यों बनाया? तभी उसके पास टीनू चिड़िया आई जो कि रो रही थी। अरे चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बारिश का मौसम तो हम जैसे पंछियों को रुलाने ही आता है। मैं उसी की वजह से रो रही हूँ। बताओ, तुमको क्या परेशानी है? मुझ जैसी चिड़ियों के घोंसले गर्मी और सर्दी का मौसम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में टूट ही जाते हैं। और अपने घर को टूटता हुआ देख भला कौन नहीं रोता। हाँ, ये बात तो है। घोंसला इतनी मुश्किल से बनता है और उसको टूटने में एक पल भी नहीं लगता। काश ऐसा होता कि हम जैसे छोटे पंछियों के लिए कोई ऐसा घर बाजार में मिलता जिसमें हम सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों में आराम से रह पाते। तभी नारियल के पेड़ से एक नारियल जमीन पर गिरा और दोनों की नजर उस पर पड़ी। इतना बड़ा नारियल इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी नहीं टूटा। काश मेरा घोंसला भी इतना ही मजबूत होता। ये सुनकर मिंकू के दिमाग में न जाने क्या आया। वो उतरकर उस नारियल के पास पहुंचा और फिर उस नारियल के बीचों बीच चोंच मारने लगा। इससे नारियल में छेद हो गया और उससे पानी निकल गया। शायद इस नारियल से वो काम किया जा सकता है जिसके बारे में टीनू चिड़िया कह रही थी। फिर क्या था, मिंकू वुडपेकर अपना पसंदीदा काम करने में लग गया और लगातार नारियल के अंदर चोंच मारने लगा। मारते मारते नारियल के अंदर एक छेद हो गया। टीनू चिड़िया, जरा इधर आओ। जी मिंकू भैया, मैं आ गई। जरा इस नारियल के घर में जाकर देखो। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। क्या नारियल का घर? ठीक है, देखती हूँ। ये कहकर टीनू चिड़िया अब उस नारियल के घर के अंदर चली गई। अरे वाह, ये तो अंदर से सफेद है और बहुत मुलायम भी है। इसमें तो बैठने में और सोने में बहुत आराम मिलेगा। ये आवाज बाहर मिंकू को भी आ गई और वो खुश हो गया। अरे वाह, मैंने चिड़ियों की मुसीबत का हल निकाल दिया। अब मैं ऐसे ही और बहुत से घर बनाऊंगा और उनको बेचकर अच्छा व्यापार करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू भैया। लेकिन अगर ये पेड़ पर टांग दिया जाए तो ही कोई पंछी इसमें रह पाएगा, क्योंकि जमीन पर रहने में हमारी जान को खतरा होता है। इसका मतलब है मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये घर पेड़ की डाली पर टांग दिया जाए। तभी वहाँ से एक बाज गुजर रहा था।
मुझे कोई काम मिल जाए तो अपनी बीवी के सामने जाने की हिम्मत जुटा सकूं। उसने तो साफ कहा है कि अगर कोई नौकरी ना मिले तो घर मत आना। ये सुनकर मिंकू ने उसको आवाज लगाई और अपने पास बुला लिया। कालूबाज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं इन नारियलों से पंछियों के रहने के लिए घर बना रहा हूँ। तुम्हारा काम होगा जब घर बनकर तैयार हो जाए तो उसको रस्सी के सहारे उठाकर जहाँ पंछी कहे उस पेड़ की डाल पर टांगना होगा। हाँ, मैं जरूर करूँगा। बोलो, कहाँ चलना है इस नारियल के घर को लेकर? आओ मेरे पीछे पीछे, मैं बताती हूँ। ये कहकर टीनू हवा में उड़ गई। कालूबाज ने अपने पंजों में नारियल पर लगी रस्सी को पकड़ा और टीनू चिड़िया के पेड़ पर गया। फिर उसने टीनू की डाल पर उस घर को टांग दिया। इस काम को करने में तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब कालूबाज ने मिंकू के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। मिंकू अब नारियल के अंदर छेद करके उसको घर जैसा बनाता और फिर जो भी ग्राहक उसे खरीदने आता था, कालूबाज उस नारियल को लेकर उसके साथ जाता और उसको उनके बताए हुए पेड़ पर टांगकर आ जाया करता। धीरे धीरे अब पूरे जंगल में मिंकू के नारियल के घर दिखाई देने लगे। बारिश का मौसम आने के बाद भी सभी पंछी अपने घरों में आराम से रहने लगे। इस तरह मिंकू ने बहुत सारा धन भी कमा लिया। अब मिंकू ने हिम्मत की और फिर से पिंकी के पापा के पास गया। नमस्ते पापा। नमस्ते, बोलो कैसे आना हुआ? तभी पास ही रहने वाली लाली चिड़िया वहाँ आई और बोली, अरे मिंकू बेटा, तुम यहाँ कैसे हो तुम? लाली, क्या तुम इसको जानती हो? इसे तो हर छोटा बड़ा पंछी जानता है। जंगल में तुमने वो नारियल के घर देखे हैं जो आजकल हर पेड़ पर नजर आ रहे हैं? हाँ, देखे हैं। वो सभी घर इसी के बनाए हुए हैं। नाजुक घोंसले जरा सी आंधी में टूट जाया करते थे। छोटे पंछियों को बहुत परेशानी होती थी। उसी परेशानी को समझते हुए इस बच्चे ने नारियल के मजबूत घर बनाए हैं जिनमें सभी पंछी आराम से रह रहे हैं। और जिन पंछियों के पास पैसे नहीं थे उनको तो इसने फ्री में घर बना कर दिए हैं। भगवान इसको जिंदगी भर खुश रखे। ये सुनकर पिंकी के पापा मिंकू को हैरानी से देखने लगे और उनके चेहरे पर खुशी भी झलक आई थी। तुमने एक बहुत ही अच्छा और नेकी का काम किया है। मैंने तुमको बेकार समझा, लेकिन तुम तो बहुत होनहार निकले। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हाँ पापा, मैंने पिंकी और मेरे रहने के लिए 4 नारियलों का एक घर बनाया है जिसमें रहने में ना हमें परेशानी होगी ना ही हमारे होने वाले बच्चों को। मैं कल ही तुम्हारी शादी पिंकी से करवा दूंगा। ये सुनकर पिंकी और मिंकू दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन उनकी शादी कर दी गई और फिर पिंकी मिंकू एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है। मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर है। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है,
प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रहकर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में दो खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं?
हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।